हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम मैथ्स 4 की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सारे टॉपिक्स: ओवरव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्टेशन एंड वेरिएंस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस यूनिट में सारे टॉपिक्स ये जो मैंने कवर किए हैं, इसमें से जो भी पिछले 3 साल में जो भी क्वेश्चन आए हुए वो मैंने सारे कराए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी ये वीडियो अच्छे से हो जाएगी, ये यूनिट आपको अच्छे से आ जाएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी, द वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? हम पढ़ तो रहे हैं प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी इवेंट के हैपनिंग, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन एक्सप्रेस क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आज जैसे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, कि आज बारिश के कितने होने के परसेंट चांसेस है कि आज बारिश हो जाएगी। 20% तो बारिश होना क्या है? एक इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 20% चांसेस। तो किसी भी इवेंट के होने के जो भी चांसेस होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इफ द ईच ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीट अंडर द सेम कंडीशन द रिजल्ट इज नॉट यूनिक। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ट्रायल या कोई भी एक्सपेरिमेंट को कुछ सर्टेन कंडीशंस के पर बार बार उसे रिपीट करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इज नॉट यूनिक, बार बार अलग नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन को टॉस हम बार बार कर रहे हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा? क्या हेड टेल के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार ऐसे नहीं कि हम सेम कंडीशन के थ्रू उसको टॉस ही तो कर रहे हैं बार बार, तो हेड या टेल आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार यूनिक आएगा कि हेड टेल के अलावा कुछ और आ सकता है। ऐसी थ्रोइंग और डाई। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, ट्रायल और इवेंट। ट्रायल है क्या? हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो क्या है? एक ट्रायल। और उस कॉइन पे क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल, वो क्या? उसके इवेंट। ये होता है ट्रायल और इवेंट। इसी तरीके से आप थ्रोइंग अ डाइस भी ले सकते हैं कि थ्रोइंग अ डाइस क्या है? ट्रायल। डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या वो क्या होता है? इवेंट। अब इसमें एक टर्म आती है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। कोई भी इवेंट होने के जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कॉइन टॉस किया तो कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, तो उसका क्या है? हेड या टेल। एक बार टॉस किया तो उसके सैम्पल स्पेस में क्या है? हेड या टेल। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट कब बोलेंगे हम? जब दो इवेंट, जैसे एक इवेंट ए और इवेंट बी, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, हम उनके इंटरसेक्शन करें तो उसमें क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। तो इसका मतलब वो दोनों क्या है? उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जैसे कि हम थ्रोइंग अ डाई और टॉसिंग अ कॉइन। हम एक कॉइन को टॉस करें, हम एक डाई को थ्रो करें, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि दोनों में कॉमन है। तो वो दोनों इवेंट क्या? इवेंट है और इवेंट भी क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलते हैं? जब एक इवेंट हो रहा हो और दूसरा उसकी वजह से ना हो रहा हो, दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा हो कि पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये इवेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि पहला वाला दूसरे वाले पर डिपेंड कर रहा है कि जब पहला वाला होगा जब दूसरे वाला होगा, तो वो तो होता है डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि वो पहला वाला दूसरे वाले पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा, वो खुद ब खुद इवेंट हुए जा रहा है, हैपनिंग। To event are independently if the happening of anyone does not depend upon the happening of any other। एक की हैपनिंग दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही तो वो क्या कहलेंगे? इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट। अब बेसिकली बहुत कॉमन फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का? वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हम क्लास 10 से पढ़ता है, जब भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कि यही फार्मूला पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब एक कॉइन को टॉस किया, अब हमें बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम मतलब कितनी बार हेड आ सकता है? एक बार आ जाएगा, क्योंकि हम एक बार ही तो कर सकते हैं। 1 अपॉन में टोटल हेड या टेल दोनों में से एक ही आएगा, तो 2 1/2 इस तरीके से। अब ये कुछ नोट है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की इक्वल टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी कह सकते हैं, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्यू कह सकते हैं। तो इसमें एक रिलेशन आता है कि हमारा होने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी, ना होने की मतलब क्यू, हमेशा उसका सम क्या होगा? 1। तो हमें याद रखना है, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ अ टॉसिंग अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2। अब एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमारे दो
फॉर्मूला है, इफ़ ए एंड बी आर ओनली टू इवेंट देन ए और बी क्या है, दो अलग अलग इवेंट है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इस पे बेसिकली क्या आता है, 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी का क्या होता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन माइनस करना है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन माइनस करना है। अब 2 नंबर में ये क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया है, 2 नंबर में क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 5/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछिए आपसे तो आपको पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सबकी वैल्यू रखी तो इसका आंसर क्या आ गया 1/8। सिंपल ऐसे बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे तो फार्मूला बेस्ड जैसे इस तरीके का क्वेश्चन ही आ सकता है 2 नंबर में। ये पूछा गया है 2022 और 23 में। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अ रियल वैल्यू फंक्शन एक्स, एक फंक्शन एक्स है डिफाइन ऑन अ सैम्पल स्पेस एस। एक फंक्शन एक्स है, मतलब एक्स जो है एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक रियल वैल्यू का, और क्या है एस क्या है, एक सैम्पल स्पेस है फॉर एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम, इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। मतलब क्या है कि हमारा कोई भी एक वैल्यू एक्स है जिसमें बहुत सारे रियल वैल्यू फंक्शंस है, तो हम उसे एक सैम्पल स्पेस से किसी भी वैल्यू को हम डिफाइन करें किसी भी सैम्पल स्पेस पे, और वो भी कैसा एक्सपेरिमेंट हो, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। ये बस मैंने आपको ऐसे बता दिया, ये कभी पूछा नहीं जाता ना ये आगे काम है, बस आपको पता होना चाहिए। मीन और वेरिएंस क्या होते हैं। अब मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हमने से अपनी प्रीवियस यूनिट में भी देखा था, यूनिट 3 में, कि मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ऑफ पी आई एक्स आई अपॉन पी आई। पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी, एक्स क्या है, हमारे कोई वैल्यूज़, किसी वैल्यूज़ पे किस, जैसे कि हमारे 0 पे हमारी प्रोबेबिलिटी गिवन है 2, तो 0 क्या है हमारा एक्स, पी आई पी क्या, वो जो 2 है वो क्या, प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से अपॉन समीशन ऑफ पी आई, जैसे हमने प्रीवियस स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि इसमें समीशन ऑफ यहाँ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, इस तरीके से था ना हमने जो मीन निकाला था यूनिट 3 में, सेम इसी तरीके से, सिर्फ एफ फ्रीक्वेंसी की जगह क्या है यहाँ, प्रोबेबिलिटी। अब वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं μ2 से, μ2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ पी एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये सिंपली मीन और वेरिएंस के फॉर्मूला जो आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ है एक्स पे और इन पे 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 पे के है, 2 पे 2 के है, 3 पे 2 के है, 4 पे 4 के है, 5 पे के स्क्वायर है, 6 पे 2 के स्क्वायर, 7 पे 7 के स्क्वायर प्लस 7। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2022-23 में। इसमें क्या पूछा है, इसने क्या क्या है, आ रैंडम वेरिएबल एक्स है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें कुछ पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट। इसने पहले क्या है कि मुझे के की वैल्यू बताइए। अब के की वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं। आप कब बता पाएंगे के की वैल्यू, जब आपको पता होगा कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो हमने क्या करा, सबको सम कर दिया कि के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 7, सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इक्वल टू 1, तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या है, के की वैल्यू फैक्टराइज करके के की वैल्यू -1 और के की वैल्यू 1/10, तो ये 2 के की वैल्यू है। अब कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव, ये के की वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी आप खुद सोचिए कि किसी भी इवेंट के चांसेस कभी नेगेटिव में आ सकते हैं, कि बारिश होने के चांसेस -2% है, ये तो नहीं बोलते ना, ये बोलते हैं 2% है, 20% है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/10। फर्स्ट पार्ट में इसने ये पूछा था। अब इसने सेकेंड में पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हमें पता है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, और हमेशा दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल टू क्या होता है 1।
अब हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हो 6। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 में से माइनस कर सकते हैं, x लेस देन 6 निकाल लें और माइनस कर दे 1 में से, क्योंकि x लेस देन 6 हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, देखिए मैंने हाँ ये सॉल्व कर रखा है। इसने पूछा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकाले, हमने क्या करा लेस देन की निकाल ली, उसमें से 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होने की प्लस ना होने की इक्वल टू 1। तो हमने लेस देन की निकाल ली, उसमें 1 में से माइनस कर दिया तो ग्रेटर देन की आ गई। तो हमने क्या करा 1 माइनस एस लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटी 0 1 2 3 4 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमें क्या गिवन है 0, 1 पे क्या है k, 2 पे क्या है 2k। तो हमने ये सब वैल्यूज रख दी कि 1 पे 0 है, 0 पे 0 है, 1 पे k है, 2 पे 2k है, फिर 2k है, 3k है, k स्क्वायर है। इन सबको सॉल्व कर 8k प्लस k स्क्वायर। अब जब तक हमें k की वैल्यू नहीं पता होगी हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या पता है, हमें k की वैल्यू पहले ही हमने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में कि k की वैल्यू क्या है 1/10। 1/10 वैल्यू रखी, इसका आंसर आ गया 19/100। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था 2022-23 में। 2022-23 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, किसी के होने की ना होने की इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू पूछे तो हमने लेस देन की निकाले, उसमें 1 में से माइनस कर दी। अब अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन अनदर इवेंट बी ऑलरेडी हैपन, कि एक इवेंट ए हैपन हो रहा हो जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका हो। एक इवेंट हो चुका हो और दूसरा हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब ए अपॉन बी, मतलब ए तो हम निकाल रहे हैं हैपनिंग होने की और बी उस टाइम हो चुका है, तो ये होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हमारा ये 2022-23 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, बैग कंटेन 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल। ये क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल। एक बैग है, उसके अंदर क्या है 10 वाइट और 15 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाल ली तो उनका रिप्लेसमेंट नहीं किया, निकाल ली तो वो निकाल ली, उन्हें दोबारा रखा नहीं, उन्हें दोबारा रिप्लेस नहीं किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। अब हमें बताने की पहली तो हमारी क्या हो वाइट हो, दूसरी बॉल क्या हो ब्लैक हो। अब आपको पता होगा एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, और होता तो यूनियन, इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें पता है कि एक बैग में क्या है 10 वाइट और 15 बॉल है, तो ए हमने एक इवेंट मान लिया ए की फर्स्ट बॉल इज वाइट, बी क्या है सेकंड बॉल इज ब्लैक। इसने क्या बोला कि पहली बॉल तो आनी चाहिए वाइट, जब पहली बॉल वाइट आ गई होगी उसके बाद ही तो हमने सेकंड बॉल निकाली होगी ब्लैक, क्योंकि उसने पहली मेंशन किया हुआ है कि पहली बॉल क्या होनी चाहिए वाइट। इसका मतलब क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्म, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एक इवेंट हो चुका है उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है। पहला इवेंट क्या हो चुका है वाइट बॉल निकल चुकी है, उसके बाद ही हमारी ब्लैक बॉल निकल ली है। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब फर्स्ट क्या है वाइट, फर्स्ट क्या है हमारी वाइट, मतलब वाइट बॉल आ चुकी है उस टाइम, किस टाइम जब हम ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं। बी अपॉन ए का मतलब है कि ब्लैक बॉल सेकंड हमारी ब्लैक बॉल है कब, जब हमारी ए पहली वाइट बॉल निकल चुकी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10/25, तो वाइट कितनी है हमारी, वाइट बॉल हमारी है कितनी 10, टोटल कितनी है बॉल 25। अब प्रोबेबिलिटी आपको पता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वाइट बॉल कितनी है हमारी 10 और टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आने की क्या होगी 10/25। और अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है। बी अपॉन ए का मतलब है कि ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं कब, जब वाइट बॉल निकल चुकी है, और उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास 15 अपॉन एक बॉल निकल चुकी है, वाइट बॉल पहले एक निकल चुकी है उसके बाद ब्लैक बॉल निकालना है, तो टोटल कितने 25। अब कितने हो जाएंगे 24। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट एक बॉल निकल चुकी है तो उसे हमने रखी नहीं है, वो बाहर निकल गई है। तो इसका मतलब 10/25 इंटू 15/24 सॉल्व करके 1/4। ये 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कैसे करना है आपको बस क्वेश्चन देख के समझ आ जाना चाहिए।
ये देखिए आप इसे एक बार इसका सॉल्यूशन देखें, अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक एक्स मानते हैं जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन इन द इंटरवल ए टू बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ए और बी, उसके बीच में एक एक्स है, मतलब कि कुछ इंटरवल्स के बीच में हम डिफाइन करते हैं कि अगर ग्रेटर देन एक्स होगा तो ज़ीरो होगा, एक्स ग्रेटर देन बी होगा तो ज़ीरो होगा। किस कुछ कुछ सर्टेन कंडीशन से हम कुछ कुछ इंटरवल डिफाइन करते हैं, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑल पॉजिटिव होगा, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या आया हुआ है क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में 21-22 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एक फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइन किया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि हमारे एक एफ एक्स फंक्शन है सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या है? सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। कुछ इंटरवल गिवन है 0 एक्स और इन्फिनिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, आपको सी की वैल्यू बतानी है जब चेंज एफ एक्स टू अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन है, उसने खुद मेंशन किया हुआ है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से आपको सी की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब लेकिन हमारी माइनस इन्फिनिटी से तो इन्फिनिटी है नहीं, हमारी 0 से इन्फिनिटी है, तो हम इसे ब्रेक कर लेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है? 1। अब ये हमें गिवन है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब 0 से इन्फिनिटी, अब ये हमें गिवन है क्या है? सी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब सी तो ऐसे रहा बाहर कांस्टेंट। अब ई की पावर माइनस एक्स से इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का होगा अपॉन में -1, क्योंकि डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सिंपल क्वेश्चन था। आपको बस पता होनी चाहिए कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। अब यहाँ ई की पावर माइनस एक्स था, तो ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स का अपॉन में डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स से क्या होगा? -1। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हुआ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपको इंटीग्रेशन करना था, सिंपल सी की वैल्यू आ जाएगी। अब रिलेशन बिटवीन एक्सेप्टेशन एंड एक्सेप्टेशन ऑफ आर वी एक्स विद मोमेंट। अब हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं। अब रिलेशन होता है हमारा रैंडम वेरिएबल में, ये आर वी क्या है? रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स में विद मोमेंट्स। इफ़, अब हमारे की डेफिनेशन क्या कहते हैं? इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्स क्या है? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आर वी लिखा हुआ है, इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है? एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी कुछ प्रोबेबिलिटी एक्स क्या है? हमारी कुछ वैल्यूज, उनके एक्स के ऊपर x1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है? p1, x2 के ऊपर p2, एक्स एन वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी क्या है? pn। इस तरीके से अगर हम इनका समीशन करेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आएगी? तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्या? एक्सेप्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, समीशन ऑफ i 1 से n एक्स आई पी आई। तो इसका क्या है? ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले बेस पे कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ एक्स है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर निकालें तो बस एक्स की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा पी एक्स। एक्स क्यूब निकालें तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए। rth मोमेंट ऑफ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ऑरिजिन एट x इक्वल टू 0। तो मोमेंट अबाउट ऑरिजिन आपने पिछले यूनिट 3 में आपने पढ़ा होगा। मोमेंट अबाउट ऑरिजिन का फॉर्मूला था ये वाला, समीशन ऑफ एफ एक्स की पावर आर अपन समीशन ऑफ एफ। तो हमें म्यू आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पी आई होगा, पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी। म्यू आर डैश समीशन ऑफ पी आई एक्स आई की पावर आर अपन समीशन ऑफ पी आई। अब आर क्या है? rth मोमेंट, एक्स क्या है? वैल्यूज, पी क्या है? हमारा प्रोबेबिलिटी।
अब rth मोमेंट अबाउट मीन, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर से। जैसे हमारा हमने मीन का फॉर्मूला पिछली 3rd यूनिट में पढ़ा था, तो क्या था, समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन समीशन ऑफ एफ। इसी तरीके से बस एफ की जगह क्या है, पी आई, बिल्कुल सेम है। अब इसमें भी हमने बता सकते हैं कि जैसे हमने म्यू rth मोमेंट पे rth मोमेंट एट r इक्वल टू 0 निकाला था, r इक्वल टू 1 निकाला था, r इक्वल टू 2 निकाला था। अब आपको पता होगा कि r इक्वल टू 2 निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बोलते हैं। तो इसमें भी हमने r इक्वल टू 2 निकाला, तो म्यू टू क्या आया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं सिंपल, इसमें बस वैल्यू रखी है। अब ये हमारा ये म्यू आर इक्वल टू, अब इसमें क्या करा हमने, समीशन ऑफ पी आई की वैल्यू क्या रख दी, 1। अगर हमने समीशन ऑफ पी आई की वैल्यू क्या रख दी, 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या रखेंगे, आर इक्वल टू 1, 1 रखा तो क्या आया, 1 रखा तो ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, ये देखो ये मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स बार, ये इस तरीके से सॉल्व किया है। अब एक्स बार क्या है, ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बाहर आ गया, ई ऑफ 1, 1 की वैल्यू, ई ऑफ एक्स क्या होता है हमारा मीन, एक्स बार माइनस एक्स बार से एक्स बार कैंसिल तो आया 0। ये इस तरीके से सॉल्व किया है। एक्स बार हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, ई ऑफ 1, ई ऑफ 1 मतलब 1, ये ई ऑफ एक्स आपको मैंने भी बताया, ई ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स बार मीन, तो ये इस तरीके से 0 आ गया। ऐसे r इक्वल टू 2 होल स्क्वायर खोल के सिंपल इससे भी इस तरीके से सॉल्व कर दिया। और हमें कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो हमें पता है जो हमारा वेरिएंस होता है उसका रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक्सेप्टेशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक्सेप्टेशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की क्या होगी, तो वही है माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1। लेकिन जब भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए पूछेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स इंटू एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, वही जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1। अब इस पर एक क्वेश्चन गिवन है, तो हमें क्या है, एफ एक्स गिवन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 एल्स इफ 0 और 1 के बीच का इंटरवल होगा तो ये होगा। अब इसमें क्या बताना, पहला क्या हमारी के की वैल्यू बतानी, के की वैल्यू हम सिंपल बता सकते हैं, वही हमें इंटीग्रेशन करके बतानी होगी सिंपल। अब इसको ही हम यहाँ जो हम निकालते हैं एक्स इंटू एफ एक्स, इसको ही हम मीन बोलते हैं, इसको हम मीन भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा क्या है कि हमें फाइंड करना है के को फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, एफ एक्स हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स क्या है, के इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, के तो बाहर आ जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो है नहीं वैल्यू, हमें लिमिट गिवन है कि क्या है 0 से 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, तो के तो ऐसी रहा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स का 1 के साथ करेंगे, एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब क्या लगा यहाँ, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एक्स स्क्वायर का कैसे करा, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स क्यूब अपॉन 3 इस तरीके से। और डी एक्स से इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा एक्स आएगा, इसलिए डी एक्स से इंटीग्रेशन एक्स आया। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, अब हम 0 टू 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू 1। अब हमारी के की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 3/2। कैसे आएगी 3/2, आप सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें। यहाँ 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब के की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के तो ऐसी रह जाएगी 3/2, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू हो गई सिंपल। अब इसने क्या पूछा, सेकंड में पूछा इसने मीन। अब मीन मैंने अभी आपको बताया, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन क्या होता है, ई ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ एक्स, सिंपल। एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, अब देखो आप ही मैंने सॉल्व कर रखा है, इसमें क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, के इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब हमने क्या करा इसमें, लेकिन हमारे क्या है 0 से 1 है, तो हमने क्या करा लिमिट को ब्रेक कर लिया, पहले -∞ से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी। अब हमें k की वैल्यू तो पता चल गई 3/2, तो हमने 3/2 वैल्यू रख k की वैल्यू 3/2 1 - x² dx। यहाँ तो वैल्यू गिवन नहीं है इन दोनों की, तो -∞ to 0 fx कोई गिवन नहीं है, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं आपको इसका इंटीग्रेशन एक बार करके दिखा देती हूँ कि 3/2 तो बाहर आ गए, इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 x - x³ का। यहाँ x भी है इनटू में, तो यहाँ x ही अंडर मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ x आ गया -x³। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल वही x की पावर n के फॉर्मूले से कर लेंगे, x की पावर n+1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा x² 2 - x की पावर 4/4। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 3/8। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस निकालना है e(x²) में, बिल्कुल सेम है, बस x² के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें थर्ड में पूछा है हमारा प्रोबेबिलिटी बतानी है बिटवीन 0.1 से 0.2। अभी आप खुद सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताएं। तो 0.1 से 0.2 fx, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है fx का। k की वैल्यू पता है आपको 3/2 1 - x² का इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू रखनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आता है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल होते हैं, इसमें दो होते हैं, एक तो डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर आता है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन, कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा AKT 2018 में पूछा गया था कि आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करें, तो आपको पता होना चाहिए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एक्सपेरिमेंट। एक क्या है कि एक्सपेरिमेंट है जिसके एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। एक रैंडम वेरिएबल x है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द एन ट्रायल्स। लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस। p क्या प्रोबेबिलिटी होने के सक्सेसेस और q क्या फेलियर होने के। कि एक इवेंट हो रहा है तो उसके चांसेस कितने हैं p, और उस इवेंट के फेलियर होने के चांसेस कितने हैं q। ये तो हमें पता है p + q = 1 होता है। तो ये क्या कहता है, लेट द ट्रायल्स बी एन इंडिपेंडेंट, पी बी द कॉन्स्टेंट फॉर एवरी ट्रायल्स, आर बी द सक्सेसेस। तो ये क्या कहता है कि जो भी हम इवेंट कर रहे हैं उसके सक्सेस होने के चांसेस कितने, आर सक्सेसेस हैं, और कितने ट्रायल्स कर रहे हैं, एन ट्रायल्स कर रहे हैं, और सक्सेसेस कितने हैं, आर। तो यहाँ आ जाएगा बायनोमियल, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी वही बायनोमियल का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है NCR, p की पावर r, q की पावर n-r। अब r क्या है हमारे सक्सेसेस किसी भी इवेंट के होने के, n क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो इवेंट हो रहा है अकर। p क्या होने के चांसेस, किसी इवेंट के होने के चांसेस। q क्या है किसी भी इवेंट के फेलियर होने के चांसेस। तो हमें ये सिंपल हमें फॉर्मूला याद करना है। इसके फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है कि हमें क्या फॉर्मूला क्या है हमारा, p एट x = r = NCR, p की पावर r, q की पावर n-r। अब मैं आपको बता देती हूँ कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। जैसे 3c2, अब फैक्टोरियल n मतलब 3/फैक्टोरियल 2 इंटू 3 - 2। ये आगे सॉल्व करना आपको पड़ेगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। तो फैक्टोरियल 3 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 है तो 3 2 1 1 तक लेके जाते हैं, ऐसी 2 इंटू 1, तो इसी तो फैक्टोरियल 3c2 की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आपको फॉर्मूला याद होना है कि NCR का फॉर्मूला ये है। इस तरीके से मैंने आपके एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिखा दिया कि ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मीन को आपको पता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें मीन क्या होता है n इंटू पी। वेरिएंस होता है, ये आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस जो होता है μ2, उसको क्या कहते हैं वो NPQ। आपको P पता है किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, Q भी पता है उसके फेलियर होने के चांसेस, N भी पता है आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स। स्टैंडर्ड डेविएशन में जैसे आपको बताती हूँ वो होता है √ऑफ वेरिएंस। अब मोमेंट, ये आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब क्या होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये AKT 2012 में, 2015 में, 2018 में अब तक पूछा गया है। ये जब तक मतलब ये क्या होता है, ये प्रूफ है,
ये प्रूफ में पूछा जाता है कि आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को प्रूफ कीजिए अबाउट ऑरिजिन। तो ये ऐसा नहीं है, इसके आपको स्टेप याद करने पड़ेंगे कि ये मैंने किस तरीके से किया। तो हम एम एक्स टी, इसका फॉर्मूला हम क्या लेंगे, पहले एक इवेंट ई की पावर टी इंटू एक्स, समीशन लेंगे एक्स 0 से एन ई की पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। अब पी एक्स आपको पता है, पी एक्स क्या है यहाँ, समीशन एक्स 0 से एन ई की पावर टी एक्स ऐसे रहेगा। अब हमारा पी एक्स क्या है, ई की पावर, ये टी एक्स यहाँ है पावर में, सॉरी। तो पी एक्स का फॉर्मूला क्या पता है आपको, अभी मैंने बताया एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। बस अब आप यहीं रहने दीजिए। तो एक्स 0 से इन्फिनिटी, थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं एन सी आर पी की पावर आर ई की पावर टी एक्स क्यू की पावर एन माइनस आर, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब हमें पता है, आपको ये इतना तो करना ही है, लेकिन आपको ये स्टेप याद करना है कि q प्लस पी की पावर n इक्वल टू एन सी आर पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। ये क्या है, ये हमारे फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए कि ये अगर कभी भी आपको ये प्रूफ आएगा तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा तो आप ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको ये याद करना है। तो अब हम इसमें किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, तो एन सी आर ई की पावर टी पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, मैंने क्या करा, ई की पावर टी और इसकी पावर को टोटल की पावर, ये टोटल की पावर आर है, आर कर दे, ई की पावर टी को ऐसे रहने दिया। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या आगे क्यू और पी क्या है, तो ये क्या बनेगा, क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन इक्वल टू एम आर ऑफ टी। अब इसमें जो ये एक्स है आपको इस रिप्लेस करना है, एक्स को आर से, एक्स को आर से रिप्लेस करना है। तो ये देखो आप एक बार, सिंपल है। हमें क्या लेना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लॉग निकालना है। तो हमने क्या लिखा, ई की पावर टी एक्स, ये हमें लेना ही है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एट एक्स के, लेकिन हमें एक्स पे नहीं निकालना, हमें आर पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स पे निकालेंगे, फिर एक्स को रिप्लेस कर देंगे आर से, फिर हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे क्यू प्लस पी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे इस तरीके से लिखेंगे, इसे कंपेयर करें क्यू प्लस पी की पावर एन लिख देंगे। तो सिंपल ये होता है हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आप देख लो। अब हम इसमें क्या है, अब नेक्स्ट हमारा, अगर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं और एक्सपेरिमेंट को हम, कुछ ट्रायल्स हैं, जो ट्रायल्स मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉइन टॉस करें तो वो क्या है, ट्रायल्स। तो ट्रायल क्या है, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, और एक्सपेरिमेंट क्या है, एन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एन इंटू पी एक्स इक्वल टू आर, कैपिटल एन तो ऐसी रहा, पी अब मैंने आपको बताया था एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, उस टाइम फ्रीक्वेंसी ये होगी। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उस टाइम, एन इंटू क्यू प्लस पी की पावर एन। ये दोनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होने चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। अब आपको एक ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। तो इसने क्या पूछा, कमेंट कीजिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब इन्होंने क्या करा है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन क्या गिवन है, इसमें मीन क्या है 6 और वेरिएंस क्या है 9। अब आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू एन पी इक्वल टू 6 और म्यू 2 इक्वल टू एन पी क्यू इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ, तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी एन पी क्यू अपॉन एन पी इक्वल टू 9/6। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5। अब आपको पता है p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है 1, कि दोनों प्रोबेबिलिटी का तो सम 1 होता है, लेकिन ए की प्रोबेबिलिटी का सम यहाँ तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स। सिंपल ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू कब होगी या फॉल्स कब होगी। अब हमारे क्या है, ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। कुछ हमें डेटा गिवन है, कुछ एक्स वैल्यूज़ हैं और उस पर कुछ फ्रिक्वेंसीज गिवन है। उस पर हमें पूछा है कि आप ये
क्या करें, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करें इस पे। तो 2011 इक्वेटिव 2012 2021-22 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, अब हमें एक्स की बिना, अब आपको पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, n इंटू क्यू प्लस पी की पावर n। अब आपको क्या चाहिए, q चाहिए, p चाहिए और n चाहिए, बस हमें तीनों वैल्यू चाहिए। इसमें कर दिया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, x और f है हमारे। अब हमें पता है, अब क्या कर लेंगे, पहले हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे और x ऑफ f की मल्टीप्लाई कर लेंगे। x और फ्रीक्वेंसीज और x की मल्टीप्लाई करी, हमें यह इसका समीशन आया 192 और फ्रीक्वेंसीज का सम आया 150। अब हमें पता है हमने क्या निकाला, मीन x बार आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है 192 अपॉन 150। तो x बार क्या है 1.28। x बार को ही हम क्या बोलते हैं, मीन, म्यू इक्वल टू x बार क्या हो गया 1.28। तो यहाँ क्या आ गया, x बार क्या आ गया 1.28। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है मीन क्या होता है, मी इक्वल टू एन पी। म्यू आपको पता है 1.28, एन क्या आता है, एन क्या नंबर ऑफ एक मतलब वैल्यूज़ कितनी है, तो 0 to 4 मतलब 5 वैल्यू, 0 1 2 3 4 इसका मतलब 5 वैल्यूज़ है। तो एन क्या है यहाँ 5। यहाँ सभी बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि एन क्या ले लेंगे यहाँ 5, लेकिन यहाँ एन 5 नहीं आना है। हमें यहाँ क्या देखना है कि किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमें कुछ वैल्यूज़ निकल ले। क्या 0 पे हमें 0 इंटू 30 करके क्या हमें कोई वैल्यू मिल रही है, नहीं। तो यहाँ क्या मिल रहा है 0, इसका मतलब ये इसमें काउंट नहीं होगा। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था ताकि आपको याद रहे अगर ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन चांसेस हैं पूरे पेपर में आने के, पिछले 3 बार में आ चुका है। तो इसमें यही ऐसा पार्ट है जहाँ बच्चे मिस्टेक करेंगे। ये मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब हमें n 5 नहीं लेना है, n हमें क्या लेना 4। क्यों नहीं लेंगे पहला वाला, क्योंकि वो 0, क्योंकि हमें उस पर कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रही, वहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी ही नहीं मिल रही है हमें, तो वो नहीं लेंगे। तो 4 से डिवाइड करके 0.32, p क्या आ गया हमारा 0.32। अब हमें पता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1, p पता है 1 में से माइनस करके q निकाल लिया। अब आपको पता है जब भी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तो n, कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है उस टाइम, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है 150। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल N की वैल्यू सम क्या है 150, q की वैल्यू 0.68, p की वैल्यू 0.32 अपॉन n क्या है 4। आपको बस इसमें क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है वो है n यहाँ ज़्यादातर बच्चे क्या लेंगे 5, लेकिन n यहाँ लेना है 4। क्यों लेना है, क्योंकि हमें एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी वैल्यू जहाँ हमें कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं मिली, जहाँ हमें 0 है तो 0 ही मिल रहा है, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज 10%। कोई भी एक टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 10% एंड 10 शूट्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट एट लीस्ट 1। एक बार तो हो, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, 2 बार 3 बार, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार तो हो ही, ऐसा नहीं कि 0 बार, कि एक भी बार नहीं हुआ हो। एटलीस्ट का मतलब ये है कि एक बार मतलब एक बार तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन इस पर कम वाला केस नहीं चलता एटलीस्ट में। तो ये 2017 और 18 में, 2017-18 में और 19-20 में लगातार 2 साल ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10%। 10% मतलब 10/100, 0 से 0 कैंसिल मतलब 1/10। अब आपको पता है किसी के होने की पता है, मतलब ये p है, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, तो ना होने की क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे 1 माइनस 1/10, तो विच इज़ 9/10। ठीक है, ये होने की निकल गई, ये प्रोबेबिलिटी नॉट हिट कि मतलब वो नहीं हुआ। ठीक है, ये सिंपल। अब हमें क्या है, अब हमारे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N क्या है 10 शॉर्ट्स है, मतलब कैपिटल N क्या है 10। प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिंपल, P एट x इक्वल टू R। हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। अब आपको इसमें सारी वैल्यूज़ पता है, N क्या है हमारा 10CR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। ये इक्वेशन हमारी होगी फर्स्ट। इसने पूछा क्या, इसने पूछा है कि एटलीस्ट एक बार तो हुआ ही हो, ऐसा नहीं हो कि एक बार भी नहीं हो। तो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 0। R इक्वल टू 0 का मतलब कि एक भी बार हिट नहीं हुआ, और उसे 1 में से
माइनस कर देंगे तो इसका मतलब एक बार भी, इसमें सारे इवेंट कौन कौन से आ जाएंगे कि एक बार भी हिट हुआ है, 2 बार, 3 बार, n टाइम्स भी हिट हुआ है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 का मतलब है 1 माइनस एन सी आर, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो 10c0 p की पावर 0 q की पावर 10 माइनस 0। अब आपको पता है 1 माइनस 10c0 q की पावर 10, q की वैल्यू पता है, 10c0 आपको सॉल्व करना आता है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0 अपॉन 10 माइनस 0 10, तो इसकी वैल्यू 1। अब 9/10, अब आपको पता है क्यू की वैल्यू क्या है, 9/10, 9/10 की पावर 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6513 इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 10 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। अब एक बार इसको देख लीजिए। अब हमारा क्या है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या, आउट ऑफ 800 फैमिलीज, 800 फैमिलीज with 4 children, 4 children, each how many families would be expected to have, कि 800 फैमिलीज में, आउट ऑफ 800 फैमिलीज में विथ 4 चिल्ड्रन है हर फैमिली में, तो आपको बताना है कि 2 बॉय 2 गर्ल की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉय हो, 9 गर्ल हो, एटमोस्ट 2 गर्ल। एक्सपेक्टेड, जहाँ पे भी एक्सपेक्टेड वर्ड आ जाए इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अब क्या है, अब इसने बोला है कि एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, अगर हम, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की होने की 1/2 और बॉयज़ की होने की भी 1/2। क्यों हमने 1/2 ली, हम कुछ और भी ले सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको पता है कि p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। 1/2 प्लस 1/2 का आप प्लस कर लेंगे तो 2/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ के होने की 1/2, गर्ल्स के होने की 1/2। और एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 800। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको मैंने बताया, एन इंटू क्यू प्लस पी की पावर एन, एन क्या है 800, क्यू और पी आपको पता है, क्यू प्लस पी की पावर एन। अभी आप इसको ऐसे लेते, इसने ये नहीं पूछा है, इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 बॉय और 2 गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसीज का पहले फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड जहाँ पे भी आता है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसने बोला है कि 2 गर्ल और 2 बॉय, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, कैपिटल एन की तो मल्टीप्लाई होगी, तो एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, इसका मतलब आर क्या है यहाँ 2। टोटल फैमिलीज कितनी है 800, एन मतलब चिल्ड्रन कितने हैं 4, 4 ही तो चिल्ड्रन है, आप क्वेश्चन में देखिए कितने चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है। और हमें कितने निकालने हैं, आर क्या है यहाँ 2, पी की पावर 2, क्यू की पावर 4 माइनस 2। अब आपको पी की वैल्यू भी पता है, पी की वैल्यू क्या है 1/2, क्यू की वैल्यू क्या है 1/2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये 800 4c2 पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू क्यू 4 माइनस 2, पी और क्यू की वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया, तो ये क्या आया 300। अब इसने बोला एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब एक तो लड़का हो, 2 भी हो, 3 भी हो, टोटल कितने, टोटल चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं 4, 4 से तो ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डिफाइन है कि 4 चिल्ड्रन है, तो एक से ज़्यादा हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक भी बच्चा ना हो, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इनटू कितनी फैमिलीज में 800। एन की मल्टीप्लाई आप ज़रूर याद रखें, इसमें एन की मल्टीप्लाई होगी। तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ हमने एक्स इक्वल टू 2 निकाला, ऐसी एट एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 निकाल दिया, तो वो क्या आ गया हमारा 750, सिंपल। अब उसने पूछा है कि एक भी गर्ल ना हो, तीसरे पार्ट में क्या पूछा है कि एक भी लड़की ना हो, एक भी लड़की ना होने का मतलब है चारों के चारों जो चिल्ड्रन हो वो क्या है सारे लड़के, ठीक है कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया एट एक्स इक्वल टू 4, एट एक्स इक्वल टू 4 का मतलब चारों के चारों लड़के, तो 4c4 1/2 4, 1/2 मतलब ये वाला फॉर्मूला निकाल के बिल्कुल सेम जैसे x इक्वल टू 2 मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया, इसी तरीके से आपसे पी एक्स इक्वल टू 4 आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आया 50। अब हमारे एक पार्ट और है कि एटमोस्ट 2 गर्ल, इसका आंसर मैंने आपको लिख दिया 550, 550 आएगा। अभी आप सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे हो पाया है या नहीं हो पाया है, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, ये हमारा EKTU 2014, 2017, 2018, 2022
पूछा जा चुका है पूरे 10 नंबर में से, सेम क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारा आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे पास तो था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब क्या होता है, एक कॉइन हमने 10 बार टॉस किया, ठीक है कोई बात नहीं, तो उसमें एटलीस्ट 5 ऐड, तो हम इजीली एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर से सिंपल निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करें, अगर हमने कोई भी कॉइन 100 टाइम टॉस कर दिया तो उसमें तो हमें बहुत डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन। अब हमारा क्या, अगर हम एक कॉइन को 100 टाइम टॉस करें और उसमें बताए कि आप बताए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 50 हेड की, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि 100 C 50, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कब यूज़ करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बार हम कुछ भी इवेंट अकर्ड होता है, तो तब क्या होता है, हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं रेदर देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही सब मैंने इस थ्योरी में लिखा हुआ है कि इफ़ द पैरामीटर एन एंड पी ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर स्मॉल स्मॉल पैरामीटर्स है तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इजीली निकाल लेंगे, लेकिन जब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, बट इन सिचुएशन वेयर एन इज़ वेरी लार्ज, जहाँ एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ही ज़्यादा हैं, पी इज़ वेरी स्मॉल, जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पी मतलब होने की, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या स्मॉल है, और एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लेबोरस। However, if we assume that n tends to infinity and p tends to 0 such that np always remain finite, say lambda, we get Poisson approximation to binomial distribution lambda equal to np। ये क्या कहता है, इसमें सब यही इस थ्योरी में क्या कहा है कि हम कोई भी, अगर हमारे पास इवेंट है, हम कोई भी ट्रायल है, वो स्मॉल होते हैं, वो छोटे होते हैं, तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे ट्रायल्स जो हैं बहुत लार्ज हो जाते हैं, तो हम क्या, वो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर पाते, तो तब हम यूज़ करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी बेसिक अप्रोच क्या होती है कि हम जो एन होता है, जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स है, उसे इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं, और पी जो है उसको जीरो की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एन पी, पी की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा अपॉन एन, तो लैम्डा के अगर हम एन इन्फिनिटी लेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, की मतलब ये करेक्ट है कि अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो पी टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इससे हमने ये पता चल रहा है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, पी एट एक्स इक्वल टू आर, लैम्डा की पावर आर क्या होता है, लैम्डा की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल आर, इसमें लैम्डा क्या होता है, एन पी, लैम्डा इक्वल टू एन पी। अब इसका मीन और वेरिएंस जो होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, वो क्या होता है, एन पी। और इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि रेकरेंस रिलेशन इसका क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्या होता है, पी आर प्लस वन इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर प्लस वन पी ऑफ आर। सिंपल आर की जगह क्या है, आर प्लस वन टाइम्स हम निकाल रहे हैं रेकरेंस रिलेशन में, जैसे पी एक्स इक्वल टू आर है, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या है, आर प्लस वन, तो लैम्डा अपॉन आर प्लस वन इक्वल टू पी ऑफ आर, यहाँ पे भी लैम्डा क्या है, एन पी, सेम है, इसमें मीन और वेरिएंस सेम होते हैं। अब हमारा क्या होता है, इसका एक क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी आर फॉर आर इक्वल टू जीरो इज 10%, फाइंड द मीन, कि पी जीरो मतलब पी आर फॉर आर इक्वल टू जीरो, आर जीरो पे हमें क्या गिवन है, आर जीरो पे क्या है, हमें 10% गिवन है, तो 10% का मतलब है 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 1/10। अब हमें पी आर का फॉर्मूला पता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपन फैक्टोरियल आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या पता है, पी ऑफ जीरो, जीरो पर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जीरो अपन फैक्टोरियल जीरो, क्या करा, पी ऑफ जीरो आर इक्वल टू जीरो रखा, तो आर इक्वल टू जीरो क्या रखा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जीरो और वन फैक्टोरियल जीरो। आपको पता है किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन, ई की पावर माइनस लैम्डा। अब आपने पी ऑफ जीरो तो निकाला हुआ है, 1/10 इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, तो ई की पावर लैम्डा इक्वल टू 10, तो जब ई की पावर यहाँ लेके जाएंगे तो ई की पावर को जब इधर लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, लॉग, लैम्डा की वैल्यू लॉग 10। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है,
ये हमारा एकेटिव 22-23 में पूछा गया और एकेटिव 2018 में पूछा गया, पूरे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या कहता है, इफ़ अ रैंडम वेरिएबल एक्स द फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी, एक हमें कुछ एक इक्वेशन से गिवन है, उसमें हमें बताना है कि हमारा मीन और वेरिएंस क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझे, पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस 90 इंटू एक्स इक्वल टू 6। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 हमें पता है। फॉर्मूला क्या है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपन फैक्टोरियल आर। तो बस सिंपल इसमें पहला फॉर्मूला लिखेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 9 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 प्लस 90 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 6 अपन फैक्टोरियल 6। अब बोथ साइड से हमें कुछ दिख रहा है, कॉमन आ सकता है, हाँ, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, यहाँ से भी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ के बच्चा 9 अपन लैम्डा की पावर 4, वो सॉरी 9 अपन फैक्टोरियल 4 लैम्डा स्क्वायर 90 अपन फैक्टोरियल 6 लैम्डा की पावर 4। क्यों, 2 तो बाहर चली गई तो 2 बची, अब यहाँ 4 बची तो 2 बाहर चली गई, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपन फैक्टोरियल 2 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 90 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू लैम्डा की पावर 4। बस इतना। अब इसके आगे आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। आपको पता है फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, 1 तक ले जाते हैं। 2 इंटू 1 9, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 90 अपॉन 6 5 4 3 2 1। हर जो भी फैक्टोरियल उसको 1 तक ओपन करते हैं हम। तो ऐसे ही मैंने ये सॉल्व कर दिया। अब हमने 1/2 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 प्लस लैम्डा की पावर 4/8, ये मेरी क्या बनी, सॉरी ये रही 1/2 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 प्लस लैम्डा की पावर 4/8, ये क्या बनी मेरी, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी ये इक्वेशन बनी। तो मैंने क्या करा, एलसीएम लिया 8। अब मैंने यहाँ क्या किया, 1/2 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा की पावर 4/8, ये सिंपल लिया, 2 4 जा 8, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, सिंपल। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब मैंने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 रूट आए मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, आप देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूंगी तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -4, मतलब ये इमेजनरी रूट देगा। इमेजनरी रूट अलाउ नहीं है, इमेजनरी रूट ये कभी नहीं दे सकता। तो ये क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर -1, तो लैम्डा की वैल्यू होगी हमारी 1। अब आपको पता है कि हमारे इसमें क्या होता है, मीन और वेरिएंस सेम होता है। जो लैम्डा है यही हमारा क्या है, मीन है, यही हमारा वेरिएंस है। तो मीन और वेरिएंस हमारा क्या होगा, 1। ये हमारा AKTU 22-23 और 2018 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल वैल्यू रख दें, सॉल्व करें और बस इसमें वैल्यू बतानी है। अब हमारा आता है लास्ट, आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स। इसमें क्या क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको कब बोलेंगे, जब ये पैरामीटर कंटेन करेगा मीन, वेरिएंस, मीन और वेरिएंस इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय। अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, fx इक्वल टू 1/सिग्मा √2 ई की पावर -1/2 x माइनस म्यू अपन सिग्मा का होल स्क्वायर। यह है इसका फॉर्मूला। इसमें भी ये दो ही कंडीशन है कि fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x के लिए, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx जेस इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें मीन म्यूट और मीडियन क्या होता है, कोइंसाइड करता है। मतलब ये इसका ग्राफ है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, मीन मोड और मीडियन दोनों तीनों लाई कर रहे हैं। ये इसका बेसिकली ग्राफ। अगर इसकी कभी भी थ्योरी आ जाती है 2 नंबर में तो आप ये ग्राफ बना दें, फॉर्मूला लिख दें, ये 2 कंडीशन बना दें और इसका ये बता दें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब ये भी पैरामीटर कंटेन करेगा और इसके अंदर क्या होगा, मीन होगा और वेरिएंस होगा। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है इसका 1/√2π। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या होता है, हमारे 2 चीज़ें याद रखनी है कि हमारा म्यू जो है वो क्या होगा 0, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमारा क्या होगा, हो जाएगा अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है। अब ये क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ आर्मी शूज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 8। मतलब मीन क्या है इसमें, 8 म्यू। अंडर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मतलब 2।
इफ़ 5000 पेयर्स आर इंश्योर्ड हाउ मैनी पेयर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू नीड रिप्लेस आफ्टर 12 मंथ। हमारे पास 500 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं जो हमारा आर्मी में यूज़ होते हैं, तो हमें ये बताने कि 12 महीने बाद 12 मंथ बाद कितने शूज़ हम रिप्लेस करेंगे वो बताने हैं। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ शूज़ क्या है, कैपिटल एन क्या है 5000, म्यू क्या है हमारा 8, सिग्मा क्या है हमारे पास 2। सिंपल हम क्या निकालेंगे जेड, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। देखो ये ना एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम यहाँ क्या बोलते हैं, जेड भी बोलते हैं। तो जेड क्या निकाले, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू क्या है, एक्स क्या है हमारा 12, 12 क्या है मतलब 12 है यहाँ कितने मंथ बाद, आफ्टर 12 मंथ। तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है यहाँ 12, 12 माइनस 8/2, तो जेड क्या आ गया हमारा 12। अब हमें इसमें गिवन है, ये कभी कभी ये गिवन होता है वरना आपको टेबल गिवन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको टेबल से फाइंड करना होता है। हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू ये गिवन है, और हमारे जब हमने 12 मंथ पे निकाली तो वो भी 2 आई। इसका मतलब 12 मंथ और 2 की वैल्यू दोनों क्या है, सेम। अब हमने क्या निकाला कि नंबर ऑफ पेयर्स हुज लाइफ इज़ मोर देन, हम ये देख लें कि किसकी लाइफ, जो शूज़ हैं किसकी लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा है, वो निकाल लेंगे। अब हमने क्या करा, एन मतलब टोटल कितने, हमें 5000 इंटू 0.228, ये हमें वैल्यू गिवन है। ये हमें वैल्यू कैसे पता चली कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू 12 पे निकाली, तो वो जेड की वैल्यू भी क्या आई 2, तो वो आई हमारी 114। इसको सॉल्व किया हमने कि मोर देन, जो ऐसे कौन से नंबर ऑफ पेयर्स हैं जो 12 मंथ से भी ज़्यादा की लाइफ होगी उनकी, वो है 114। लेकिन हमें तो वो नहीं बताने, हमें तो वो बताने कि जो हमें नीडेड हो रिप्लेसमेंट के, हम कितने को रिप्लेसमेंट कर सकें। हमें पता है इतने की 12 मंथ से ज़्यादा है, टोटल कितने 5000 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे कि कितने हमें 12 मंथ बाद हमें रिप्लेस करना है। तो वो क्या है 4886। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी यूनिट 4 बिल्कुल कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको सारे PYQs अब तक 3 साल के सभी पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।